स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा के प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किए हैं। तो आइए हम समय आपका कम लेते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, सिनेबार, जिंक, कैलेबाइन। यानी एक धातु है और उसका अयस्क है, यानी एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है और जिंक का कैलेमाइन होता है। कॉपर की बात करें तो सिनेबार नहीं, सिनेबार पारा का होता है और कॉपर का क्यूप्राइट होता है, कॉपर का क्यूप्राइट होता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कॉपर यानी सिनेबार। इस प्रश्न का सही आंसर है कि यह रॉन्ग है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है और जिंक का अयस्क कैलेमाइन होता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। गैसोलीन के ज्वलन स्थिरता के मापन में प्रयुक्त की जाती है। कह रहा है कि गैसोलीन का मतलब पेट्रोल की हम बात करते हैं। गैसोलीन का मतलब क्या होता है? पेट्रोल। तो पेट्रोल की जो ज्वलन होता है, ज्वलन स्थिरता की जो मापन होता है वह ऑक्टेन संख्या से की जाती है। किससे की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से की जाती है। वही बात करें सीटेन की तो यह डीजल के लिए प्रयुक्त यानी गुणवत्ता के माप के लिए सीटेन संख्या हम प्रयोग में लाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑक्टेन संख्या होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन के कारण होती है। कह रहा है कि वही जो वैसी मछली जो मृत होती है वह किन के कारण होती है? एल्डिहाइडिक यौगिक, सल्फर यौगिक, एमिनो यौगिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अमीनो यौगिक। अमीनो यौगिक के कारण ही जो मृत मछलियां होती है वह दुर्गंध देती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन और जेनॉन। तो प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो गैस है वह अक्रिय है, यानी हीलियम और नियॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी गैसें नोवेल गैस यानी अक्रिय गैस होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। आप जानते हुए हैं कि सक्षमता परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वह बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के सिलेबस पे होंगे। तो इसमें टीआरई 1 या टीआरई 2 का सिलेबस में ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक दिया हुआ है। उसी आधार पर मैंने क्वेश्चन को सेट किया है। तुलसी का पौधा का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कह रहा है जो तुलसी का जो पौधा है उसमें जो औषधि का गुण पाया जाता है वो औषधि का गुण किनके कारण होता है? तो कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, फिनो एवं फ्लेवोनाइड के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि फिनो एवं फ्लेवोइड के कारण तुलसी का पौधा औषधीय गुण को रखता है और उसका जो औषधीय गुण है यह फिनो एवं फ्लेवोइड के कारण होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। यदि इस प्रश्न की बात करें तो बोल रहा है कि वह ऐसा जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर उसकी जांच के लिए किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन 131, आर्सेनिक 74 एवं सोडियम 24। इस प्रश्न का सही आंसर आर्सेनिक 74 है, जो ट्यूमर का पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण है? पाइनस तथा साइकस दो उदाहरण है जो जिम्नोस्पर्म वर्ग के उदाहरण है।
जिम्नोस्पर्म में ही पाइनस तथा साइकस दोनों पौधे आते हैं। अब अगले प्रश्न में चलेंगे, जार्विक सात क्या है? जार्विक सात क्या है? तो जार्विक सात 7 कृत्रिम हृदय की जांच करने की युक्ति है जिसका खोज जार्विक ने किया था। तो जार्विक सात का संबंध कृत्रिम हृदय से है। अगले प्रश्न चलेंगे, भारत की G20 की अध्यक्षता में युवा 20 शिखर सम्मेलन की बैठक कहां हुई थी? भारत की जो G20 बैठक हुई थी उसमें युवा T20 की बैठक कहां हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी में भारत की G20 की अध्यक्षता में युवा 20 शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कप कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी अमन सेहरावत को बनाया गया। आइए हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि RAW हिटमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? RAW हिटमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूपा पाई, के गोपाल कृष्णन, एस हुसैन जैदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एस हुसैन जैदी जो है वह RAW हिटमैन नामक पुस्तक को लिखे थे। हाल ही में एक राष्ट्र और एक चुनाव पर एक कमेटी गठित की गई जिसके अध्यक्ष है। हाल ही में एक कमेटी गठित की गई जिससे बोला गया कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होगी। इस कमेटी की अध्यक्ष जो थे वह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया। अगले प्रश्न, बिहार के सहरसा जिले के किस पर्वत रोधी ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? बात है यह बिहार करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल की। तो बिहार के सहरसा जिले के किस पर्वत रोधी ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो लक्ष्मी झा, उषा देवी, बबीता गुप्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लक्ष्मी झा ने इस 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। वही बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो बिहार के किस मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है? बिहार के ही मैथिली ठाकुर है जिन्हें बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वही हम बात करें कि बिहार के किस मैथिली लोक गायिका को बिहार का रत्न सम्मान से नवाजा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सोनी चौधरी। सोनी चौधरी को बिहार के मैथिली लोक गायिका को रत्न सम्मान से नवाजा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह कैसे बहती है, किस तरफ की बहती है, बात पूछा गया है। भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम या तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होते हुए बांग्लादेश से और बांग्लादेश से भारत की ओर बहती है। इसे असम में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बालतोरा हिमनद भारत के निम्न स्थान में है। माने बालतोरा जो हिमनद है वह भारत के किस राज्य में है या किस पहाड़ पे है? उत्तराखंड, सिक्किम, काराकोरम। जो यह काराकोरम है यह लद्दाख में है। काराकोरम लद्दाख में है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है कि बालतोरा हिमनद काराकोरम लद्दाख में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पता करना है कि ये जो प्रश्न दिया है ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है या गलत है।
हुंड्रू प्रपात सुवर्णरेखा नदी पर, चचाई प्रपात बिहार नदी और धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी। तो इस प्रश्न का ऑल आंसर होगा यानी एक से अधिक हुंड्रू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, चचाई प्रपात बिहार नदी पर और धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का ऑल आंसर होगा कि एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है? चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम। तो कोची एवं विशाखापट्टनम दोनों ही भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। वही बात करें चेन्नई की तो यह कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। निम्न में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र बिहार में नहीं है? माने वैसा ताप विद्युत केंद्र जो बिहार में नहीं है, यानी कहलगांव, कांटी, नवीनगर। बात करें कहलगांव की तो यह भागलपुर, कांटी यानी मुजफ्फरपुर, नवीनगर, औरंगाबाद ये तीनों ही विद्युत ताप केंद्र बिहार में है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोई नहीं या एक से अधिक। ये जो तीनों विद्युत केंद्र है वह बिहार में है, पूछा है बिहार में नहीं है, यानी इसमें से कोई नहीं। बिहार का प्राचीनतम भूखंड जो बिहार है वह प्राचीन में किस प्रकार है देखेंगे। दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश, उत्तर का सीमांत पठारी प्रदेश, पश्चिम का सीमांत पठारी प्रदेश कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश बिहार का प्राचीनतम भूखंड है, यानी बिहार पहले दक्षिण का सीमांत पठार प्रदेश हुआ करता था। अब आएंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी नहर व्यवस्था, नहर पे बांध वगैरह बनाना, नहर की देखभाल करना, नहर से अन्य अन्य कार्यों में उसका उपयोग करना, ये सब गंगा नहर की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर गंगा नहर को माना जाता है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी जो हिमालय है वहां जो संसाधन है, उस जो प्रदेश का प्रमुख संसाधन क्या है? जो पश्चिमी हिमालय में है सबसे ज्यादा किससे संसाधन आती है? धात्विक खनिज से कि वन से कि कार्बनिक खनिज से? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि वहां के जो संसाधन है उनमें प्रमुख संसाधन वन है। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कानपुर अधिवेशन 25, लखनऊ अधिवेशन 1919 और कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। वही बात करें हम कानपुर की तो कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, यानी कि नियुक्त किया गया था। वही बात क्या है लखनऊ अधिवेशन 1919 की, तो इस अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हम। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? मौलवी अब्दुल्लाह, नवाब लियाकत अली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि मौलवी अब्दुल्लाह शाह जो थे वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को विरोध किया था। कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होती थी,
कभी कभार एक विशेष अधिवेशन में बुलाया जाता था। उस विशेष अधिवेशन में सिया दास यानी चित्तरंजन दास, इनका पूरा नाम है, महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था जुलाई 1946 में, सितंबर 1946 में, अगस्त 1946 में। ये सभी डेट समान है, सभी डेट समान है। तो पता करना है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके नेतृत्व में जो अंतिम सरकार बनी थी, उनका गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। नौ बुद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नौ बुद्धवाद के प्रतिपादक राधाकृष्ण, टैगोर और अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि अंबेडकर नौ बुद्धवाद के प्रतिपादक थे। आइए हम अगले प्रश्न में चलेंगे कि धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। तो धन का निष्कासन का जो सिद्धांत दिए थे वो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। वही हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, तो यह 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किए थे। अगले प्रश्न में चलेंगे हम। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेडक्लिफ, माउंटबेटन, जेम्स बर्ड। तो बात की जाए सीमा आयोग की, तो हम लोग को मालूम है कि रेडक्लिफ रेखा है जिसका निर्धारण रेडक्लिफ ने किया था। तो इसलिए भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है जिसका निर्माण रेडक्लिफ महोदय ने किया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, सिया दास एवं मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिया दास यानी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किया था। और वही हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी की, तो उन्होंने न्यू इंडिया पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। बात करें बी आर अम्बेडकर की, तो बी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता यानी कि मेकर माना जाता है। तो आज का सेशन यही पे समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो पर पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आप सभी अभी तक इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको ससमय आप पर मिलेगा। इसलिए नोटिफिकेशन को आप ऑन रखेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।